Hello guys, in previous video we was discuss about the spermatogenesis process। अब जो है जो सीमन बन गया था मीन्स की सीमन कहाँ कहाँ से आता है वो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि उसके 3 जो है मेन कंट्रीब्यूटर रहते हैं, ठीक है। देन जो है वो स्पर्म बन गया था। अब नॉर्मल स्पर्म क्या है, मैंने बताया था कि नॉर्मल स्पर्म जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पर्म है और इसके ऊपर ये एक्रोसोम है और ये जो हेड पार्ट है ये जो है वो इसका मिडल पार्ट है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं और दैट इज द टेल। ओके, ये हमारा क्या है, टेल है, हेड। और हेड में ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। ये क्या हमारा एक्रोसोम और ये हमारा मिडल पार्ट जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अब जो है वो हम नॉर्मल जो है कुछ टर्म्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग जो है वो स्पर्म या सीमन के। और जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे सीमन एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या क्या जो है उसके मोस्ट कॉमन मतलब लाइक कंट्रीब्यूटर रहते हैं, क्या क्या कॉजेज रहते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ टर्म्स, ठीक है। टर्म्स है हमारी लाइक ये क्वेश्चन वन मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं नोट सेट के प्री क्वेश्चन में। ये प्री पार्ट में जो है ये वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं या फिर हम ईएसआई वगैरह आरआरबी या जो भी हमारे लाइफ टेस्ट है उनमें जो ये टर्म्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एस्पर्मिया। एस्पर्मिया एस्पर्मिया का मीन्स क्या है कि अब्सेंस ऑफ सीमन। इसमें क्या है, सीमन ही नहीं है, अब्सेंस ऑफ सीमन। Then second is the एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया का मतलब क्या है, सीमन तो है बट उसमें स्पर्म नहीं है, absence of sperm in semen, ठीक है। Then next is the एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म देन आता है हमारा टेरेक्टोजोस्पर्मिया। मीन्स क्या है, इंक्रीज एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। ये जो है कुछ टर्म्स है जो कि आपको याद करनी है। लाइक एस्पर्मिया में क्या है कि सीमन ही प्रेजेंट नहीं है, एजो में क्या है कि सीमन तो प्रेजेंट है बट उसमें स्पर्म काउंट जो है वो नहीं है, ठीक है। एस्टेनोस्पर्मिया मींस की लाइक जो मोटिलिटी है वो क्या है, कम है। मोटिलिटी के लिए कौन सी मतलब लाइक कि स्पर्म का कौन सा पार्ट जो है मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, दैट इज द हमारा टेल। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी, ओके, फॉर मोटिलिटी। और देन जो टेरेक्टोजोस्पर्मिया तो मीन्स की जो मॉर्फोलॉजी लाइक नॉर्मल शेप ऐसे ही होता है, उसका हेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, टेल होता है। बट क्या होगा टेरेक्टोजोस्पर्मिया में, क्या होगा कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो मॉर्फोलॉजी है वो नॉर्मल नहीं होगी, वो जो है वो हमारी एबनॉर्मल होगी। अब ये जो हमारे कुछ टर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वन लाइनर क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये चीजें जो है याद रखनी है। देन जो है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है स्पर्म काउंट की, सॉरी नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है स्पर्म की। तो हम वो पढ़ेंगे और अगर उससे कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे और कितनी कम जो है वो हो जाती है, ठीक है। देन है हमारा इसमें क्वेश्चन ये है हमारा नॉर्मल कंसंट्रेशन, नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन। नॉर्मल जो स्पर्म कंसंट्रेशन होती है दैट इज 16 मिलियन होनी चाहिए पर एमएल में, ठीक है। एक एमएल में 16 मिलियन जो है वो हमारे स्पर्म जो है प्रेजेंट होते हैं। इसमें आता है टू टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी इसमें भी। एक तो आता है ओलिगोस्पर्मिया और एक आता है सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, सीवियर ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया कब बोलेंगे, जब इसका कंसंट्रेशन लेस देन 16 मिलियन हो जाएगी, लेस देन 16 मिलियन
पर ml। और सीवियर कब बोलेंगे, जब लेस देन 5 मिलियन पर ml जो है स्पर्म कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सीवियर ओलिगोस्पर्मिया। ओके, अब ये था सारा हमारा था स्पर्म के बारे में। अब मैंने बताया था जो सीमन एनालिसिस है, कि सॉरी जो सीमन है, सीमन कहाँ कहाँ से बनता है, कौन से 3 कंट्रीब्यूटर होते हैं। तो एक होता है हमारा सेमिनल ट्यूब्यूल्स जो आगे, देन सॉरी सेमिनल ट्यूब्यूल्स आगे, वो यूरिथ्रल ग्लैंड आ गया, और देन जो है वो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो वो आ गया। अब हमने जो है सीमन की एनालिसिस करनी है, लाइक कि हमने चेक करना है कि जो मेल है वो फर्टाइल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सीमन एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आता है हमारा सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस, सीमन एनालिसिस में कुछ जो है लाइक इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या देंगे हम पेशेंट को, जब भी हम सीमन एनालिसिस करें तो उससे पहले हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि 2 to 5 डेज क्या नहीं होना चाहिए, मीन्स कि उस टाइम पे एब्सटिनेंस, मीन्स नो इंटरकोर्स। हम ये बोल सकते हैं पेशेंट को जिसका हमने सीमन एनालिसिस करना है, तो उसको ऐसे बोलना है कि लाइक अगर हमने आज सीमन एनालिसिस करना है तो उससे 2 या 5 दिन पहले जो है उसको इंटरकोर्स नहीं करना है। ठीक है, देन जो है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड अल्कोहल नहीं करना है बिफोर एनालिसिस। जैसे वही सेम की मतलब कि टेस्ट करने से पहले उसको स्मोक या अल्कोहल नहीं करना है। ठीक है, ये है। देन हमेशा जो हम सीमन एनालिसिस करते हैं तो वो कौन से सीमन करेंगे, दैट इज द लिक्यूफाइड सीमन। लिक्यूफाइड सीमन, लिक्यूफाइड सीमन का मतलब क्या होता है, जो मिक्स विथ फ्लूइड, मिक्स विथ फ्लूइड उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विफाइड सीमन। और ये जो है वो लिक्विफिकेशन के लिए कितना टाइम लेता है, तो टाइम लेता है ये हमारा 30 मिनट। मिक्स होने के लिए कितना टाइम लेता है स्पर्म जो है विथ सीमन के साथ, दैट इज द 30 मिनट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, ये जो वो इम्पोर्टेंट है। देन हमने क्या करना है कि सैंपल जो है वो कब लेना है, तो जो सैंपल है, सैंपल टेकन at the time of masturbation। ओके, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे हम, सबसे पहले पेशेंट को कि एब्स्टिनेंस नहीं, मतलब कि इंटरकोर्स नहीं करना है, टोटल एब्स्टिनेंस रखनी है 2 to 5 डेज के लिए। देन जो हमने लिक्विफाइड सीमन की जो एनालिसिस करनी है, पेशेंट को बोलना है कि अल्कोहल और स्मोक नहीं करना है, और जो भी सैंपल है वो हमने लेना है बिफोर मतलब एट द टाइम ऑफ मास्टरबेशन। ओके, और लिक्विफाइड सैंपल लेना है, तो लिक्विफाइड सैंपल जो है वो मतलब कि स्पर्म जो है वो सीमन के साथ मिक्स होने में कितना टाइम लगाता है, दैट इज द 30 मिनट। ओके, देन जो है व्हेन, कि हम कब जो है वो सीमन एनालिसिस करेंगे। ओके, ये भी है, आपको इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में से ऐसा आ सकता है कि लाइक हम क्या कर रहे हैं, सीमन एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे कि हम क्या जो है पेशेंट को एडवाइस करेंगे। ठीक है, देन ये भी होगा कि हम कब जो है सीमन एनालिसिस करेंगे, तो 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको राइट वन जो है वो चूज करना है। ठीक है, सीमन एनालिसिस जो है व्हेन वी डन, कब करेंगे, जब हमारे वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सीमन कितनी होगी हमारी 1.5 ml, एटलीस्ट 1.5 ml जो मिनिमम होनी चाहिए। देन जो स्पर्म कंसंट्रेशन है वो एटलीस्ट हमारा 60 मिलियन होना चाहिए पर ml। देन थर्ड पैरामीटर इज स्पर्म कंसंट्रेशन के बाद आता है हमारा स्पर्म काउंट। जो स्पर्म काउंट है वो एटलीस्ट हमारा 39 मिलियन होना चाहिए पर इजैकुलेशन। ओके, ये जो है कुछ पैरामीटर आपको याद रखना है कितना कितना। ठीक है, देन जो हमारा स्पर्म
मॉर्फोलॉजी है, मीन्स कि अगर सीमन एनालिसिस करना है तो उससे पहले जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है एटलीस्ट 100 में से 40% जो स्पर्म है वो नॉर्मल होने चाहिए। देन जो हमारा स्पर्म मोटिलिटी, दैट इज एटलीस्ट जो स्पर्म मोटिलिटी है वो 4% जो है वो होनी चाहिए। मीन्स की 100 में से हम बोल सकते हैं कि 4% जो स्पर्म है वो मोटिलिटी मतलब मोटाइल जो है वो होनी चाहिए। अब आपको इसमें से ऐसे क्वेश्चन आए कि अगर सीमन एनालिसिस कर रहे हैं तो बेस्ट पैरामीटर कौन सा है, ये सारे ऑप्शन दिए, आपको इसमें से बेस्ट पैरामीटर बताना है। तो जो सबसे बेस्ट पैरामीटर है फर्स्ट दैट इज द स्पर्म मॉर्फोलॉजी, ये क्या है फर्स्ट बेस्ट पैरामीटर। अब second best parameter that is the motility and third best parameter that is the sperm concentration, third best parameter। ओके, ये था हमारा कुछ कि हम कब जो है सीमन एनालिसिस करेंगे। अब मैंने जो है कुछ टर्म्स बताई थी लाइक कि हमारा एसिनियोस्पर्मिया, हमारा टेराटोजूस्पर्मिया, तो उनका जो है मोस्ट कॉमन कोज पढ़ते हैं कि वो जो है कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि एजोस्पर्मिया है पेशेंट में तो मोस्ट कॉमन क्या जो है उसका कोज होता है, मोस्ट कॉमन कोज क्या है, इसके मोस्ट कॉमन कोज जो है वो दो है। फर्स्ट वन इज द क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि हमें पता है कि एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, तो मीन्स की 47 XXY। अब इसमें बाय प्रेजेंट है तो मतलब क्या है, ये क्या होगा मेल होगा। ओके, बट इसमें क्या होगा, एक तो टोल इसकी लेग्स होंगी और आर्म्स होंगी, पेशेंट की कैसा होगा पूरा टोल होगा इसमें, और जो हमारी टेस्टिस है वो कैसी होंगी, टेस्टिस इज स्मॉल या फिर हाइपोब्लास्टिक जो है वो हम इनको बोल सकते हैं, हाइपोब्लास्टिक टेस्टिस होंगी। अब हमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमने साइज जो है वो चेक करना है, क्या करना है, ये हमने साइज चेक करना है, साइज टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा जो है वो टेस्ट करते हैं, दैट इज जो है हमारा प्रेडर ऑर्किडोमीटर मीटर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने अगर चेक करना है साइज तो हम कौन सा जो है वो टेस्ट करेंगे, दैट इज द प्रेडर ऑर्किडोमीटर की हेल्प से जो है वो हम साइज चेक कर सकते हैं टेस्टिस का। सेकेंड मोस्ट कॉमन कोज इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो हम पीडिया में जो है इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये था हमारा एजोस्पर्मिया के कॉजेज। ठीक है, देन जो है वो हमारे कॉजेज है सेकंड एस्थीनोस्पर्मिया। एस्थीनोस्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया के मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मोस्ट कॉमन कोज। ठीक है, इसके मोस्ट कॉमन कोज जो है वो दो है। फर्स्ट वन इज अगर तो पेशेंट स्मोकर है, मीन्स की स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, उसके कारण उसको एस्थीनोस्पर्मिया हो सकता है। सेकंड वन इज या फिर सीलिया मूवमेंट की दिक्कत है, मीन्स की सीलिया जो मूवमेंट है वो नहीं हो रही है। ओके, हमेशा याद रखना जब हमारा स्पर्म जो है, मान लो स्पर्म जो है वो ये सर्विक्स है, स्पर्म ने क्या करना है सर्विक्स से पहुंचना है हमारे, दैट इज जो है वो हमारे फेलोपियन ट्यूब तक, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन होनी, क्योंकि ओवा जो है फेलोपियन ट्यूब में है, तो ये जो है वो सर्विक्स में जो है वो हमारा क्या है, हमारा स्पर्म है। तो ये फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है, दैट इज 30 मिनट जो है वो नॉर्मली टाइम लेता है, आपको ये पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक ये पहुंचता कैसे है, तो मतलब टू मूवमेंट होती है, एक तो सीलिया मूवमेंट, सेकेंड इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट।
हमेशा याद रखना मोस्ट कॉमन जो मूवमेंट होती है दैट इज हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हम नॉर्मली क्या सोचेंगे सीलिया मूवमेंट होती है, बट नहीं, मोस्ट कॉमन दैट इज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, सेकेंड वन इज द सीलिया मूवमेंट। अगर सर्विक्स में स्पर्म पहुंच गया बट क्या हुआ कि सीलिया मूवमेंट नहीं है, तो क्या होगा कि स्पर्म जो है वो इधर ही रह जाएगा और वो आगे जो है वो नहीं जाएगा। तो उस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कार्टी जेनर सिंड्रोम। कार्टी जेनर सिंड्रोम। आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कार्टी जेनर सिंड्रोम क्या होता है, तो मीन्स कि जिसमें हमारा सीलिया मूवमेंट जो है वो अपसेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कार्टी जेनर सिंड्रोम। ओके, और ये पूछ सकते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी में या स्पर्म को मूवमेंट करने में कौन सी मोस्ट कॉमन कौन सी मूवमेंट हेल्प करती है, दैट इज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, देन इसमें से हम जो है कुछ थोड़ा सा ऐसे पढ़ते हैं कि जो मेल है उसके इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन हमारे मेल के इंटरनल ऑर्गन जो है वो क्या क्या है, मेल इंटरनल ऑर्गन। तो ये हमेशा याद रखना, SEET। एस मीन सेमिनल वेसिकल या सेमिनल वेसिकल्स या सेमिनल ट्यूब्यूल्स जो भी है। ई मीन्स एपिडाइमस पार्ट। ई मीन्स इजैकुलेटरी डक्ट एंड डी मीन्स वास डक्टेंस। आपको इसमें से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेशन कहाँ से, तो ये ओरिजिनेट होते हैं हमारे दैट इज वॉल्फियन डक्ट से। ओके, कहाँ से होते हैं हमारे, वॉल्फियन डक्ट से। ओके, ये है हमारे इंटरनल ऑर्गन। अब जो हमारा जब हम ओजेंसिस पढ़ेंगे तो उसमें जो है थोड़ा सा ओवरव्यू हम फीमेल इंटरनल ऑर्गन का देखेंगे, और बाकी जो हमारा मेल प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैं आपको जो हमारा गायनोकोलॉजी पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव उसमें पढ़ाऊंगी, और जो मेल रिप्रोडक्टिव है वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ाऊंगी जो हमारा MSN में कवर होता है। ठीक है, उसमें पढ़ाऊंगी। ये है हमारा मेल इंटरनल ऑर्गन, भी कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। इतना याद रखना, जो फीमेल इंटरनल ऑर्गन है वो कहाँ से आता है, दैट इज द मुलेरियन डक्ट से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द सीमन एनालिसिस एंड नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ द टेस्टिस एंड स्पर्म। ओके, थैंक यू।